नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपने जो मैंने पहले वीडियो डाला था मुंशी प्रेमचंद का जो लेखक परिचय मैंने लिखने के लिए कहा था, तो बहुत कम विद्यार्थी अभी सक्रियता निभा रहे हैं, सक्रिय भूमिका में हैं। बहुत कम विद्यार्थियों ने इसको देखा और बहुत कम विद्यार्थियों ने इसके वीडियो डाले हैं। आप इसको देखें भी सही वीडियो को और संबंधित नोट्स भी तैयार करें और नोट्स तैयार करके ग्रुप में फ़ोटो भी उसका फ़ोटो खींच करके ग्रुप में फ़ोटो सेंड करें ताकि पता चले कि आप अध्ययनरत हैं। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद लेखक हैं, इनका लेखक परिचय मैंने इससे पूर्व वाले वीडियो में करवाया था। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कॉपी लेकर के बैठेंगे। और जहाँ मैं लिखने के लिए कहूँ तो वो सामग्री आपको लिखनी भी है अपनी उत्तर पुस्तिका में, कॉपी में। जो एक कहानी है, शुरू करते हैं इस कहानी को। आज पहले इसका परिचय है थोड़ा सा, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। क्या कहा है इस पाठ के माध्यम से लेखक ने। दो बैलों की कथा के माध्यम से जो लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, उन्होंने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। यानी जो किसान हैं उसका पशुओं के साथ एक भावना जुड़ी रहती है, भावनात्मक संबंध रहता है। उसका वर्णन इस पाठ के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज रूप में नहीं मिलती है, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता भी सहज रूप में नहीं मिलती और स्वतंत्रता के लिए बार बार संघर्ष हमें करना पड़ता है। इस पाठ के माध्यम से ये भी बताया गया है। और इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन और आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद्र ने जो पंचतंत्र और हितोपदेश जो एक कथा ग्रंथ है, उनमें अनेक कहानियां हैं जानवरों से संबंधित। संस्कृत साहित्य में ये पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। और हितोपदेश जो कहानी परंपराएं हैं, यानी पशुओं को माध्यम बना करके कहानी लिखना, उसी परंपरा का इन्होंने विकास किया है। तो ये यहाँ से लेकर के जो ये भाग है, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक का भाग, इसको अपनी कॉपी में आप उतार लें। इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है लिखने का, इसको आप अपनी कॉपी में अवश्य उतार लें। ये जो दो बैलों की कथा का सार है, या ये जो पाठ लिखने का उद्देश्य है, ये जो पंक्तियां हैं, इनको यहाँ से लेकर के, शुरुआत से लेकर के और यहाँ तक किया गया है, विकास किया गया है। यहाँ तक अपनी कॉपी में उतार ले विद्यार्थी। आगे चलें, इसको साथ के साथ उतार लें। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। और इन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज रूप में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन से की भावना से जुड़ी है। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का विकास किया है। तो इस भाग को आप अपनी कॉपी में उतार लें। विद्यार्थियों, पाठ पढ़ रहे हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देंगे तभी हम पाठ को समझ पाएंगे। कोई शब्द है, उसका अर्थ अगर मैं बताऊं, उसको लिखने के लिए कहूं, तो आप उसको भी साथ के साथ लिख लें ताकि आपको उस पाठ को समझने में कठिनाई नहीं हो। आगे चलें, पाठ पर आते हैं, मूल पाठ पर। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। ये पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। इसके लेखक, जैसे मैंने पूर्व में बताया, प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ पाठ है ये। मुंशी प्रेमचंद ने इसको लिखा है, प्रेमचंद इसके लेखक हैं। अब लेखक और कवि में आपको अंतर समझ में आया होगा। जो कविता लिखने वाले होते हैं वो कवि की श्रेणी में आते हैं, पद्य रचना करने वाले। और गद्य अर्थात कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, ये सब लिखने वाले जो लेखक होते हैं उनको लेखक की श्रेणी में आते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं।
जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। यानी जो जानवरों की श्रेणी में जो पशु आते हैं उनमें गधा सबसे मूर्ख का दर्जा उसको प्राप्त है, बुद्धिहीन समझा जाता है। तो ये याद रखें, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, परले यानी बिल्कुल जो निम्न दर्जा होता है, परले दर्जे का अर्थ है यहाँ पर बिल्कुल निम्न स्तर। तो जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, यानी गधा कहकर उसका संबोधन करते हैं कि ये तो बिल्कुल गधा है। इस प्रकार का संबोधन हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। तो ये शब्दार्थ आप लिख लें, परले दर्जा अर्थात बिल्कुल निम्न स्तर। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ही ने उसे यह पदवी दे रखी है। यानी गधा वास्तव में बेवकूफ़ पशु है, बिल्कुल बेवकूफ़ जानवर है, या बिल्कुल वो जो सीधा प्राणी है। इसके कारण या जो निरापद सहिष्णुता, यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी आपदा के वह हर चीज़ को सहिष्णुता यानी होता है सहनशीलता, उसके अंदर जो सहनशीलता है उसने पदवी दे रखी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। यानी गधे को हम निश्चित रूप से ही हम बेवकूफ़ समझें, या फिर जो उसके अंदर सीधापन होता है, या बिना निरापद सहिष्णुता उसके अंदर पाई जाती है, बिना किसी कठिनाई के वो हर चीज़ को सहन करता है, बिना उसके ऊपर संघर्ष किए बिना जो सहनशीलता वो दर्शाता है, उसको ये पदवी दे रखी है, उसको ये पद प्राप्त है। इसका निश्चय लेखक के अनुसार नहीं किया जा सकता। गाय, कोई भी पशु होता है अपने बचाव की रक्षा का उपाय करता है, लेकिन जो गधा है वह बिना किसी संघर्ष के सब कुछ सहन करता चला जाता है। जैसे अन्य पशु हैं, गाय सींग मारती है, अपने बचाव का उपाय गाय करती है सींग मार करके। गाय या तो सींग मारती है या फिर ब्याई हुई जो गाय होती है वह अनायास का मतलब होता है अचानक, इसको भी लिख लें, अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। अपने बचाव का उपाय करती है गाय, या तो सींग मार करके, या जो ब्याई हुई गाय होती है वह अनायास यानी अचानक ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को तो कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष भी, छाया भी दिखाई न देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, यानी वैशाख का महीना होता है तो एक आध बार कुलेल कर लेता है, वो इधर उधर छलांगे मारना, दुलती मारना, इस तरह से, पर हमने तो उसे कभी कुछ होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। एक विषाद का मतलब होता है दुख का भाव, एक दुख का भाव हमेशा उसके चेहरे पर स्थायी रूप से यानी हमेशा उसके चेहरे पर बना रहता है। गधे को देखने पर हमें लगेगा कि ये हमेशा उदास सा रहता है, स्थायी रूप से उसका ये भाव छाया रहता है। आगे बात करें, सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। चाहे सुख की अवस्था हो, दुख की अवस्था हो, चाहे लाभ हानि हो, हर अवस्था में वह एक समान वही स्थायी भाव दुख का उसके चेहरे पर दिखाई देता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण, सद्गुणों का इतना आदर कभी नहीं देखा। ऋषि मुनियों में के जितने गुण हैं, ऋषि मुनियों के जितने भी गुण होते हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी जिस प्रकार से ऋषि मुनि सरल स्वभाव के होते हैं, उसी प्रकार गधे में भी वो सब गुण पाए जाते हैं। क्षमा, दया, या सभी परिस्थितियों में समान रूप से स्थायी रूप से रहना, अब बदलाव नहीं होना, इस तरह के गुण उनमें पाए जाते हैं। इस प्रकार के गुण भी गधे में भी पाए जाते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इतना सीधापन भी, बिल्कुल ही सीधापन भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता। देखिए ना, भारतवासी
वासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यानी भारतवासियों में भी एक सीधापन का भाव रहता है, सरलपन का भाव रहता है, तो उनकी अफ्रीका में किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, ये आज़ादी से पूर्व की स्थिति है। जब भारतवासी अफ्रीका में जाया करते थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, वो सीधेपन के कारण ही होता था। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुन करके गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी भारतवासियों का स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में ये जो जानकारी है इसको देखें। वो किसी से लड़ाई नहीं करते, भारतवासियों का स्वभाव शराब नहीं पीते, 4 पैसे बचा के रखते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुन करके गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। और कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वह ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अर्थात उनको सभ्य नहीं कहा जाता, क्योंकि वो इस तरह का आचरण करते हैं, सीधापन दिखाते हैं। जो विदेशी समाज है, जैसे अमेरिका है, अफ्रीका है, तो वहाँ उनका सम्मान नहीं होता। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार को सभ्य जातियों के गणने बना दिया है। यानी जो जापान देश है, उसने जो हवाई हमला हमले किए, तो एक ही विजय ने उसे संसार को सभ्य जातियों की गणने बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसके लिए कम ही गधा है, वह है बैल। गधे का छोटा भाई बताया गया है, वह भी बिल्कुल सरल स्वभाव वाला होता है। समान गुण जैसे गधे में होते हैं, विषाद का भाव उसके चेहरे पर भी हमेशा दिखाई देता है, आक्रमण नहीं करता। तो उसका छोटा भाई बैल को बताया गया है यहाँ पर। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, हम उससे मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। तो बैल के संबंध में भी यही कहा जाता है कि ये भी मूर्खों की श्रेणी में आता है। बचिया के ताव का संबोधन भी करते हैं लोगों से। कभी कभार अगर कोई इस प्रकार की हरकत कोई व्यक्ति करता है, मूर्खतापूर्ण हरकत करता है, तो उसके लिए बचिया के ताव शब्द का प्रयोग करते हैं। वो भी मूर्खता के अर्थ में ही आता है। अर्थात बचिया के ताव का तात्पर्य यहाँ बैल से ही है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। गधा तो बिल्कुल सरल स्वभाव वाला होता है, लेकिन बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। बैल अड़ जाता है, यानी वह आगे नहीं बढ़ता, काम नहीं करता, इस प्रकार की स्थिति भी देखने में आती है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी गधे को सबसे बेवकूफ़ के दर्जे में रखा जाता है, मूर्ख के दर्जे में रखा जाता है। बैल उससे नीचे वाले दर्जे में आता है, क्योंकि कभी कभार बैल सींगों के द्वारा मारने का प्रयास भी करता है, कभी अड़ियल रवैया भी अपना लेता है और असंतोष भी प्रकट कर देता है, जबकि गधा ऐसा नहीं करता। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। झूरी काकी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काकी के पास झूरी नाम का व्यक्ति है और वह काछी जाति का है। काछी जाति का है, झूरी है यहाँ पर जो कहानी का पात्र है वो। उसके पास 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर बैलों की जाति है पछाई जाति। तो देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे। यानी अष्टपुष्ट बैल झूरी के पास थे, हीरा और मोती नाम वाले। बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी वो बैठे हुए ऐसे प्रतीत होते थे जैसे आमने सामने बैठे हुए या पास पास बैठे हुए ऐसे लगते थे जैसे वो बिल्कुल मूक भाषा में, यानी बिल्कुल निशब्द रह करके, शब्दों से रहित होकर के, चुपचाप रह करके, मौन रह करके आपस में बातें कर रहे हों। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। यानी वो एक दूसरे के मन की बात कैसे समझते थे इसके बारे में हम नहीं कह सकते। अवश्य ही कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी मनुष्य नहीं समझ पाते
ऐसी शक्ति उनके अंदर थी जिससे वो अपने आपस की बातचीत को समझ लेते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। यानी उनमें सींग हो गई भी आपस में वो कभी कभी भिड़ा लिया करते थे। अब विग्रह यानी अलग अलग होना, इसके नाते से नहीं, केवल आनंद मौज मस्ती करने के लिए, विनोद का भाव प्रकट करने के लिए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। जैसे दो दोस्त होते हैं, कभी कभार एक दूसरे के हल्की फुल्की चोट कर देते हैं मौज मस्ती के हिसाब से, उसी प्रकार से कभी कभार ये सींग वगैरह भी भिड़ा लिया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है। यानी इस प्रकार का भाव अगर नहीं हो तो हल्की सी दोस्ती लगती है। दोस्ती में आत्मीयता का भाव ज़्यादा नहीं आता, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त दोनों बैल हल या गाड़ी के जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। यानी इतनी घनिष्ठता इनके अंदर थी, जब भी इनको गाड़ी के जोता जाता, हल के जोता जाता, तो ये एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए तत्पर रहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, यानी इनको खोला जाता बैलगाड़ी से या फिर हल से, तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते। नाद यानी होती है जो पशुओं के लिए बनाई जाती है, जिसको अपनी आम भाषा में हम ठाण कहते हैं। जो पशुओं के लिए जो चारा रखने का स्थान होता है, उसको नाद कहा जाता है। तो जब उसमें खली और भूसा पड़ जाता, दोनों एक साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। यानी उसको खा करके साथ ही एक साथ उठना, एक साथ बैठना। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो ये यहाँ तक का पाठ, सइयों की बात झूरी ने यहाँ तक का पाठ हटा लेता था, यहाँ तक पढ़ेंगे आज हम। अब इससे संबंधित जो आज हमने पाठ पढ़ा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट करें, लिखें। मैं लिखवाने जा रहा हूँ 5 प्रश्न इससे संबंधित। आप इनमें से ढूंढ कर इनके उत्तर लिखेंगे। आपको ही उत्तर ढूंढने, इसमें सब उत्तर मिलेंगे। तो मैं पहला प्रश्न लिखवाने जा रहा हूँ, उसको देखें और लिखें। पहला प्रश्न नंबर 1, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? पहला प्रश्न लिखें, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? यह आपका पहला प्रश्न हो गया। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? दूसरा प्रश्न लिखें, भारतवासियों को किन 2 देशों में दुर्दशा का शिकार होना पड़ा? भारतवासियों को किन 2 देशों में दुर्दशा का शिकार होना पड़ा? प्रश्न को लिख लें, भारतवासियों को किन 2 देशों में दुर्दशा का शिकार होना पड़ा? प्रश्न नंबर 3, भारतवासियों का स्वभाव कैसा होता है? पाठ के आधार पर लिखिए। भारतवासियों का स्वभाव कैसा होता है? पाठ के आधार पर लिखिए। इस पाठ में जो आया है, भारतवासियों का स्वभाव बताया गया है, उसको इस पाठ के आधार पर आपको ढूंढ करके लिखना है। झूरी काची के 2 बैलों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, झूरी काची के 2 बैलों के नाम लिखिए। और 5वां और अंतिम प्रश्न है कि
अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 5। पाठ के आधार पर बताइए कि गधे का छोटा भाई किसे माना जाता है। पाठ के आधार पर बताइए कि गधे का छोटा भाई किसे माना जाता है। पाठ के आधार पर बताइए कि गधे का छोटा भाई किसे माना जाता है। तो आशा करता हूँ ये पांचों प्रश्न आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। तो इन पांचों प्रश्नों के और जो कुछ शब्दार्थ मैंने लिखवाए हैं इनका आप उत्तर लिखेंगे और अधिक से अधिक संख्या में उसका फ़ोटो खींच करके और ग्रुप में फ़ोटो सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता चल पाएगा कि कितने विद्यार्थी पूरी सक्रियता के साथ इस ग्रुप में लगे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, अपनी पढ़ाई को नियमित बनाएं, नियमित अध्ययन करें और पढ़ाई से जुड़े रहें। ये ऑनलाइन पढ़ाई ही आज पढ़ाई का माध्यम है, इससे वंचित बिल्कुल भी न रहें। वीडियो लगातार आपके ग्रुप में आते रहेंगे, उनको देखते रहें और जो भी आपसे जैसा भी आपको करने का आदेश हो वैसे आप प्रश्नों के उत्तर करने हैं, पाठ को ध्यान से पढ़ना है। ये सब क्रियाएं आप लगातार करते रहें। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आने वाले वीडियो में इस पाठ को हम आगे से जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई जारी रखें।